हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था जो परिमेय संख्या है, एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 8 की। इसके बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन किया था। उसमें अपन बात कर रहे थे संख्याओं के प्रकार के बारे में बात की थी अपन ने। कौन कौन सी संख्या के बारे में बात की थी? प्राकृत संख्या के बारे में बात की थी, पूर्णांक के बारे में बात की थी और पूर्ण संख्या के बारे में बात की थी। और साथ में ही अपन ने बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं। जिन संख्याओं को अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और P तथा Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये कंडीशन दोनों लागू होनी चाहिए। P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, P के बराबर 0 हो सकता है, P के बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली कंडीशन दी गई है। और पूर्णांक कहाँ से प्रारंभ होते हैं? पूर्णांक होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्रारंभ होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। प्लस इन्फिनिटी तक पूर्णांक जाते हैं, विस्तारित होते हैं। इन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के मध्य जो भी संख्याएं आती हैं वो सभी पूर्णांक होते हैं। तो अपने पास क्या है कि जो ये संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक हैं। लेकिन जो संख्याएं इस प्रकार से हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं कहलाती, क्योंकि ये पूर्णांक में काउंट नहीं हो पाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास √4 है, तो इसका अपन वर्गमूल निकालने के बाद ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। और 2 अपने पास पूर्णांक में सम्मिलित होता है, जबकि √4 तो अपने पास पूर्णांक में सम्मिलित नहीं होता। लेकिन √4 का अपन जब मान निकालेंगे तो अपने पास 2 आएगा, और 2 जो होता है वो पूर्णांक में सम्मिलित होता है। इसीलिए ये जो 2 है ये हो जाएगा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। जबकि अपने पास है √5। √5 को अपन परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि √5 का अपन जब मान निकालेंगे तो इसका मान पूर्णांक में नहीं आएगा। ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं है। जैसे अपने पास है √25। √25 का जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस 5 को अपन किस में काउंट कर सकते हैं? परिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं। यहाँ तक कल अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं, हाँ आपको साथ में बताया था या शायद बता दिया था, जीरो अपने पास परिमेय संख्या होती है। क्योंकि अपन 0 के अपोन में 1 लिखते हैं तो भी इसका मान 0 ही होता है। बट लेकिन कोई भी संख्या है उसके अगर हर में 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि जब इसका जो मान आएगा वो मान क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। और अगर अपरिभाषित ही है तो इसे अपन परिमेय संख्या में कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये पूर्णांक होगा? अब बात करते हैं जो ये संख्याएं हैं ये कौन कौन से गुणधर्मों का पालन करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवर्त के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संवर्त के बारे में। तो चलिए संवर्त बात कर लेते हैं, संवर्त के बारे में। अपन ने मान लिया कि A तथा B अपने पास क्या है? 2
परिमेय संख्या है, दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या है अपने पास। तो a प्लस बी है, जो भी a प्लस बी है इसका जो भी मान आएगा उसको अपन मान लेते हैं x। अभी अपन क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। जो a और b दोनों अपने पास क्या है, दोनों अपने पास परिमेय संख्या है। इनका योग किया, योग करने के बाद जो अपने को प्राप्त हुआ वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। जबकि a और b को अपन घटाएंगे, a और b को अपन माइनस करेंगे एक दूसरे से, तो अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या भी अपने पास क्या प्राप्त होगी, वो संख्या भी अपने पास परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जो ये मान अपने को प्राप्त होगा ना, ये अपने को परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चाहे तो इसका योग कर लीजिए, चाहे इसका माइनस घटा कर लीजिए, अपने को जो भी संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर a भी परिमेय है, b भी परिमेय है। जब दो परिमेय संख्याओं का योग या वो माइनस घटाव करते हैं तो अपने को प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय संख्या ही होगी। 3 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर प्रॉपर्टी में क्या दिया गया, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर जो अपने को प्राप्त होगा, जो ये मान अपने को प्राप्त होगा वो भी अपने को परिमेय ही प्राप्त होगी, वो संख्या भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। नंबर 4 प्रॉपर्टी में आता है भाग, a भाग b करने पर जो अपने को प्राप्त होगी ना जो संख्या, उसके बारे में अपन कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। बिकॉज क्योंकि यदि b बराबर 0 नहीं है तो ये संख्या परिमेय होगी, b बराबर यदि 0 है तो ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ये बात स्पेशली ध्यान रखने योग्य बात है कि b बराबर अगर 0 नहीं है, भाग की कंडीशन है और संवर्त गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और भाग की कंडीशन है दोनों संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है। और b बराबर 0 नहीं है तो ये संख्या परिमेय होगी, अन्यथा ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड गुणधर्म के बारे में। सेकंड गुणधर्म है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता के बारे में बात कर लेते हैं। क्रम विनिमेयता में क्या दिया गया है उसकी चर्चा अपन अब करते हैं। क्रम विनिमेयता में मुख्य क्या होता है, ओहो दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलो ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। हाँ अब बात करते हैं क्रम विनिमेयता में। क्रम विनिमेयता में क्या होता है, जो क्रम होता है जोड़ का, घटाव का या भाग का या गुणा का, जो भी क्रम होता है उस क्रम को चेंज करने के बाद उनका जो योग या जो उनका उत्तर प्राप्त होता है वो बराबर प्राप्त हो तो वो संख्या क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है, अन्यथा वह क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अपन, a प्लस बी दोनों अपने पास परिमेय संख्या है, b प्लस a करने पर अपने को जो प्राप्त होगा ना, इसको और इसको दोनों को जोड़ने पर अपने को जो प्राप्त होगा ना वो संख्या समान होगी, तो यह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। ये संख्या क्या कहलाएगी, क्रम विनिमेयता कहलाती है। जैसे 2 प्लस 3 है अपने पास और 3 प्लस 5 है, सॉरी 3 प्लस 2 है, 5 नहीं 2,
यहाँ 3 को बाद में लिखा, यहाँ पहले लिख दिया, क्रम चेंज हो गया। यहाँ 2 को पहले लिखा, यहाँ 2 को बाद में लिख दिया, दोनों का क्रम चेंज हो गया। लेकिन जब दोनों का योग किया तो अपने पास आंसर आया वो बराबर आया। आंसर क्या आया अपने पास? बराबर आया। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो योग संक्रिया है, जो योग का गुणधर्म है, वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन करता है। यहाँ पर इन दोनों के योग से जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वो क्रम विनिमेय संख्या प्राप्त होगी। नंबर 2 आता है इसमें माइनस की प्रॉपर्टीज, जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए। क्या ये क्रम विनिमेयता नियम का पालन करेगी? क्या क्रम विनिमेयता नियम का पालन करेगी ये प्रॉपर्टीज? चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2। क्या इन दोनों का मान बराबर है? यहाँ पर अपने पास मान -1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर +1 प्राप्त हो रहा है। क्या दोनों का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है क्या? हाँ या ना? प्राप्त हो रहा है ना अलग अलग। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, जो माइनस या घटाव की जो संक्रिया है या जो प्रक्रिया है वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती। क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती है। आगे इतनी बात समझ में? अरे भाई आ गई ना? चलिए तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में? नेक्स्ट बात करेंगे गुणन संक्रिया के बारे में, गुणा के बारे में। अब अपन बात करते हैं गुणन संक्रिया के बारे में। क्या गुणन संक्रिया क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है या नहीं करती? गुणन संक्रिया, तो चलिए a गुणा b बराबर b गुणा a क्रम विनिमेयता नियम का पालन करेगी। क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अपन एग्जाम्पल लिया था अपन ने पहले 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2। क्या इन दोनों का योग गुणा क्या होगा? 6 होगा। इन दोनों का भी क्या होगा? 6। दोनों का मान बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि जो गुणा है वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है। गुणा क्रम विनिमेयता नियम का पालन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भाग के बारे में। भाग के बारे में तो a डिवाइड बाई b बराबर b डिवाइड बाई a। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास क्या है, a को अपन 5 मान लेते हैं, b को अपन क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। यहाँ पर b को 10 मान लिया और a को 5 मान लिया। क्या इनका मान बराबर आएगा? अरे भाई नहीं आएगा ना। इसमें तो सॉरी 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। इसमें भाग नहीं जा रहा और इसमें भाग कितने बार जा रहा है? 2 बार भाग जा रहा है। तो इन दोनों का मान अपने पास सेम नहीं प्राप्त हुआ। दोनों का मान कैसा प्राप्त हुआ है? दोनों का मान अपने को भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ है। अगर भिन्न भिन्न मान प्राप्त हुआ है तो जो भाग की जो संक्रिया है, जो भाग की प्रक्रिया है, ये क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती है। क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साचर्यता के बारे में। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, आपको अच्छे से दिखाई देता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं साचर्यता के बारे में। साचर्यता
उसके बाद में बात करेंगे वितरकता के बारे में, और फिर योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक के बारे में बात करते हुए इस आज की क्लास को समापन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज शास्त्रीय के बारे में समझ लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? ए के बराबर अपन ने ले लिया 2, बी के बराबर अपन ने ले लिया 3 और सी के बराबर अपन ने ले लिया 4। तो चलिए ए के बराबर 2 लिया था, बी के बराबर 3 लिया था और सी के बराबर 4 लिया था। योग पर देखते हैं कि योग शास्त्रीय नियम का पालन करता है या नहीं करता। 2 + 3 5 हो गए अपने पास, प्लस में 4, 2 प्लस में 3 + 4 7। क्या इन दोनों का योग सेम आया है? अरे हाँ या ना? आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखो। दोनों का योग कितना आया है? दोनों का योग सेम आया है। तो अपन कह सकते हैं कि जो शास्त्रीयता है, जो योग है, वो शास्त्रीयता नियम का पालन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर के बारे में एग्जाम्पल के साथ में। यही एग्जाम्पल से बात करते हैं। 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से, 2 × 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डबल आ गए। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गए। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से, ये भी अपने पास 24 आ गया। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि शास्त्रीयता में योग और गुणन दोनों शास्त्रीय नियम का पालन करते हैं। आपको दिखाई दे रहा? अरे दिखाई नहीं दे रहा, चलो अब दिखाई दे रहा ना अच्छे से? हाँ, तो जो गुणन है और जो योग है, वो दोनों शास्त्रीय नियम का पालन करते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई क्या? अरे भाई आ गई ना? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे? कमेंट भी नहीं कर रहे कि समझ में आ गया सर या समझ में नहीं आया सर? कुछ तो बोलो। हाँ बोलो, ना बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर। कुछ भी बोलो, हाँ बोलो सर आ गया, ये बोलो कि नहीं आया तो फिर से समझाते हैं अपन, लेकिन बोलो तो सही। और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। अकेले अकेले पढ़ रहे हो, क्या मज़ा आ रहा आपको अकेले पढ़ने में? अपने दोस्तों को साथ में बुलाओ, सभी को साथ में पढ़ाओ, आप भी पढ़ो। एक अच्छे नंबर लेके आने हैं ना आप सभी को। अपने दोस्तों को भी बताओ कि वो भी अच्छे नंबर लेकर आए और आप भी अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वितरकता के बारे में। तो चलिए अपन 10 सेकंड का पॉज लेते हैं। तब तक आप क्या करोगे? तब तक आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे। तो अपन क्या 10 सेकंड का क्या लेते हैं? पॉज लेते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं अपन वितरकता के बारे में।
वितरकता में अपन को किस चीज की आवश्यकता? वितरकता में अपन को तीन अवयव की आवश्यकता है, ए, बी और सी। इनकी अपने को क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पर डॉट आएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये प्रक्रिया होगी। साथ में ए डॉट बी माइनस सी, तो अपने पास क्या आएगा? अपने पास आएगा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी आएगा। ये वितरकता की प्रक्रिया है। अब अपन बात कर लेते हैं गुणात्मक तत्समक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गुणात्मक तत्समक के बारे में बात कर लेते हैं। योग के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है? योग के लिए गुणात्मक तत्समक, योग के लिए गुणात्मक तत्समक हमेशा शून्य होता है। योग के लिए गुणात्मक तत्समक हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। जबकि गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक हमेशा गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक एक होता है, एक होता है। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में अपन बात करने वाले, इन पर आधारित क्वेश्चन भी आएंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? इधर उधर से अपनी नजरें हटाएंगे और यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अरे भाई, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए सभी के सभी, और समझने का प्रयास कीजिए इस पॉइंट को। इस पॉइंट में क्या बताया गया, इस चीज को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए आप कि क्या बताया गया है, कैसे क्या करना है। क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आएंगे। बढ़िया टॉपिक है और बेहतरीन प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास क्या आपको डेफिनेटली समझा ही देंगे। इस चीज की आप टेंशन मत लेना कि समझ में आएगा या नहीं आएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ये अपनी गारंटी है। जैसे अपने को ये है, अपने पास कोई परिमेय संख्या ए है, इसका अपने को योज्य प्रतिलोम देखना, इसका योज्य प्रतिलोम अपने पास क्या होगा? माइनस का ए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करते हैं, अपने पास 2 है, 2 का अपन योज्य प्रतिलोम देखें तो -2 होगा। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अपने पास -2 होगा। अपन बात कर रहे थे योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम के बारे में अपन बात कर रहे थे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कैसे पता चलता है कि इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा। जैसे अपने पास कोई संख्या है, अपने पास 13/17, 13/17, ये कोई संख्या अपने पास। इसमें अपने को क्या दिया गया? इसमें अपन से पूछा गया कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो अपना क्या हो कि अब जो संख्या दी गई है वो, और जो साथ में योज्य प्रतिलोम है, दोनों का योग करने पर अपने को क्या प्राप्त हो? अपने को दोनों का योग करने पर 0 प्राप्त हो, तो वह उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे 13/17 है प्लस -13/17, 13/17 -13/17 बराबर 0। तो ये जो 13/17 है, जो संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका योज्य प्रतिलोम -13/17 होगा।
आगे इतनी बात समझ में? अरे भाई आ गई ना कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। किसके बारे में? गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए बात कर लेते हैं। अपने पास कोई संख्या है a अपॉन b, इसका अपने को गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? b अपॉन a होगा। इन दोनों का क्रम चेंज हो जाएगा। इसमें तो क्या था, अगर इसके साथ में प्लस है तो इसके साथ में माइनस आ गया, अगर इसके साथ में माइनस है तो इसके साथ में क्या आ गया? प्लस आ गया। यहाँ पर क्या होगा? a अपन b की फॉर्म में होंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम के जो अवयव होंगे वो a अपन b की फॉर्म में होंगे, और उनका विपरीत करने के बाद अपने को b अपन a की फॉर्म में प्राप्त करके लिख देना है। इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि इन दोनों को जब अपन आपस में मल्टीप्लाई करें ना, तो अपने को जो हल है ना, हल के रूप में 1 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ अपने को हल के रूप में कितना प्राप्त हो रहा था? 0। यहाँ अपने को हल के रूप में कितना प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं, 5/6, 5/6 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना? गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए कर लेते हैं। 5/6 गुणा, इसके विपरीत से b ऊपर आएगा, 6/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा। अपने पास क्या आया? 1 अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ पर अपने को क्या बात कर रहे थे कि अपने को 1 प्राप्त होना चाहिए, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और साथ में 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपने ध्यान देकर पढ़ाई की होगी। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन जो प्रश्नावली 1.1 है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा तभी आप अब तक रुके हुए हैं, पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए कि कैसा कंटेंट में आनंद तो आ रहा ना, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरी